स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, हिंदी की पेडागोजी की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको 4 वीडियो शूट करती हैं। आज 5 वीडियो हम पढ़ेंगे, यानी हिंदी शिक्षण का शिक्षण कार्य करते समय एक अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि समस्या का पता भी लगाना चाहिए, पूरी क्लास को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वाली वीडियो में हम इन सबको पढ़ेंगे कि नैदानिक परीक्षण किसे कहते हैं, उपचारात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न और ब्लूप्रिंट का निर्माण क्यों किया जाता है। यानी ये वाले वो टॉपिक हैं जो आपको ऑल ओवर सीटेट में मिलेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैदानिक परीक्षण। या नैदानिक शिक्षण भी बोल सकते हैं। अब इसको देखेंगे नैदानिक शिक्षण होता क्या है। देखो, नैदानिक का शाब्दिक अर्थ निदान करना होता है। लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका अर्थ किसी समस्या या कारणों का पता लगाने से होता है। जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय अपने शिक्षण की कमियों या कारणों का पता लगाना चाहता है तो उसे निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहां पर नैदानिक, यहां पर मैं नोट डाल के लिख रहा हूं। निदान का मुख्य उद्देश्य समस्या या कारणों का पता लगाना है। एक और देखेंगे जैसे, तब आपको पूरा समझ में आएगा। एक छात्र अपनी क्लास में डेली लेट पढ़ने आता है।
एक अध्यापक को उस छात्र के लेट आने का कारण जानने के लिए नैदानिक परीक्षण का प्रयोग समझे। नैदानिक परीक्षण कहते किसे हैं? देखो समझे, नैदानिक का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया किसी समस्या या कारणों का पता लगाना। देखो अगर इसका वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मैंने आपको बताया है निदान करना, लेकिन अगर हम आप बात करें मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी समस्या या कारणों का पता लगाने से। आपको इतना ध्यान रखना, जब भी नैदानिक शब्द की बात होगी तो सिर्फ उसका समस्या किसी कारण का पता लगाएंगे, उनको दूर नहीं करेंगे। अब यहां पर लगाना चाहिए, देखो यहां पर उसने कहा है जब एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को करते समय अपने शिक्षण की कमियों और कारणों का क्या करना है, उसे पता लगाना है, तो किसका प्रयोग करेगा? नैदानिक का। यानी निदान का मुख्य उद्देश्य है समस्या या कारणों का पता लगाना। यानी जब भी कोई एक अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा और शिक्षण कार्य करते समय जब उसकी क्लास में कोई भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को जानने के लिए, उस समस्या को जानने के लिए, उन कारणों को जानने के लिए उसे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नैदानिक का प्रयोग करना। अब मैंने लिखा है जब एक छात्र अपनी क्लास में डेली लेट आता है, उस लेट आने का जो कारण है उसको जानने के लिए एक अध्यापक को किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नैदानिक का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी आपको इतना समझ लेना है, जब हमारी कोई क्लास में एक बालक अनुशासनहीनता कर रहा है, उस अनुशासनहीनता का पता लगाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? नैदानिक का प्रयोग करेंगे। अगर एक बालक को मुझे पढ़ाते समय वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसका पता लगाने के लिए कि उसकी समझ में कैसे नहीं आ रहा है, वो किस तरीके से पढ़ना चाह रहा है, वो हम किसका प्रयोग करेंगे? नैदानिक का प्रयोग करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी कार्य हो, इसमें कुछ भी हो, लेकिन समस्या का पता लगाना है। यानी कोई भी कैसी भी एक्टिविटी हो उसको जानने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नैदानिक परीक्षण का प्रयोग करेंगे। अगर वो ये कहता है कि अगर एक छात्र अनुशासनहीनता से ग्रसित है या एक छात्र ज्यादा बात कर रहा है तो उस ज्यादा बात करने का कारण जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नैदानिक परीक्षण का प्रयोग करना। एक बालक ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है, उस लड़ाई झगड़े करने का जो उद्देश्य जानने के लिए हम किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नैदानिक का प्रयोग करना पड़ेगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट आता है उपचारात्मक। अब इसका देखेंगे, देखो इस शिक्षण के द्वारा एक अध्यापक अपने शिक्षण या छात्र की कमियों का लगाकर उनको दूर करने का
प्रयास करता है। जिससे वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बना सके। थोड़ा नोट डाल के देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण में किसी समस्या का पता लगाकर उसको दूर किया जाता है। जैसे देखेंगे इसका, जब एक अध्यापक अपनी क्लास में एक छात्र को अनुशासनहीनता में पाता है, जब वह अनुशासनहीनता का पता लगाकर उसको दूर करता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। समझना। अब मैंने आपको बताया उपचारात्मक शिक्षण, उससे पहले मैंने बताया था निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, कि जब हमें किसी समस्या कारणों का पता लगाना होता है तो कौन सा कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। लेकिन उपचारात्मक में क्या होगा कि इसके द्वारा एक अध्यापक अपने शिक्षण और छात्र की कमियों का पता लगाकर उनको क्या करता है, दूर करने का। अगर आपसे ये पूछिए कि किसी समस्या कारणों का पता लगाना है तो किस मूल्यांकन का प्रयोग करना है हमें, निदानात्मक। अगर आपसे ये पूछिए कि किसी समस्या का पता लगाकर उसको दूर करना है तो किसका प्रयोग करना है हमें, उपचारात्मक का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखा मैंने, उपचारात्मक शिक्षण में किसी समस्या को पता लगाकर क्या किया था, उसको दूर किया जाता है। यानी जब एक अध्यापक अपना हिंदी का शिक्षण कार्य कर रहा है और छात्रों से हिंदी भाषा का उच्चारण करवाना चाह रहा है, तो एक छात्र उसको बोलने में असमर्थ है, तो पहले तो उसे ये बोलने में असमर्थ किस वजह से, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेगा, नैदानिक का प्रयोग करेगा। फिर उसको दूर करेगा कि अब इसे सही रास्ते पर सही उच्चारण करवाने के लिए कैसे करना है, तो उपचारात्मक का प्रयोग करेगा। यानी जब हम एक छात्र को हिंदी भाषा का शिक्षण कार्य करवा रहे हैं और जब वो ध्वनियों को बोलने में असमर्थ हो रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, तो पहले गलत उच्चारण करने का हम कारण जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नैदानिक का। लेकिन फिर उसको सही उच्चारण करवाना है, यानी गलत उच्चारण को दूर करने के लिए उसकी जगह सही उच्चारण लाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है। अब इतना ध्यान रखना है, यहां पर क्या होता है कि समस्या को दूर किया जाता है। अगर आपसे ये पूछे
कि समस्या का पता किस में लगाते हैं, तो आपको बताना नैदानिक परीक्षण में। अगर आपसे ये पूछे समस्या को दूर किस में किया जाता है, तो आपको लगाना उपचारात्मक शिक्षण में। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि मुझे एक छात्र को हिंदी का उच्चारण करवाना और वो हिंदी का उच्चारण गलत कर रहा है, तो उस गलत उच्चारण को जानने के लिए मुझे किसका प्रयोग करना है, नैदानिक परीक्षण का। अब गलत उच्चारण की जगह उसे सही उच्चारण को लाने के लिए मुझे किसका प्रयोग करना है, उपचारात्मक परीक्षण का प्रयोग करना है। आपको सिर्फ इतना समझना है, किसी समस्या का पता लगाना हो तो नैदानिक, उस समस्या को दूर करना हो तो उपचारात्मक। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलते हैं। अब आते हैं उद्देश्य। नैदानिक और उपचारात्मक के उद्देश्य। अब इसमें सबसे पहला देखेंगे हम गलत उच्चारण का पता लगाकर सही उच्चारण सिखाना। दूसरा देखेंगे हम सार्थक ध्वनियों को सिखाना। अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान कराना। अनुशासनहीनता को दूर करना। अनुशासन की भावना को विकसित करना। छात्रों को स्वाध्याय की भावना से प्रेरित करना। छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना। छात्रों में से झिझक और शर्मिंदगी को दूर करना। ये जो मैंने पॉइंट लिखे, ये
नैदानिक उपचारात्मक के लिखे। कैसे लिखे कि ये सारे काम छात्रों में पाए जाते हैं। अब इन सारे छात्रों में इन कामों को पाने के बाद पहले हमें उनका पता लगाना है, फिर उसकी जगह उनको सही करना है। मैंने कहा गलत उच्चारण का पता लगाकर सही उच्चारण करना है। अगर गलत उच्चारण का पता लगाया तो कौन सा प्रयोग किया? नैदानिक का किया, और उसकी जगह सही उच्चारण सिखाया तो उपचारात्मक किया। अब सार्थक ध्वनियों को सिखाना। अगर एक बालक ध्वनियों में अंतर नहीं कर पा रहा है तो पहले कर नहीं पा रहा, उसका पता लगाएंगे कि स और स में वो क्या बोल रहा है। जब पता लगाने के बाद फिर उसे सार्थक ध्वनि बतानी है, जैसे स, स और स, यानी इन तीनों में जो ध्वनियाँ होती है वो अलग अलग निकलती हैं। पहले उसे पता लगाना है कि ये एक साथ बोल रहा है या एक जैसी बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है, फिर उनको दूर करना है। उपचार करेंगे, अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान कराना है। एक छात्र यानी अक्षरों को गलत बोल रहा है या मात्राओं को गलत बोल रहा है तो बोल किस वजह से रहा है, पहले उसका पता लगाना है, फिर उसकी जगह सही अक्षरों मात्रा को ज्ञान कराना है। उपचारात्मक हो, क्लास में अनुशासनहीनता को दूर करना है। अगर एक क्लास में ज़्यादा बातें हो रही हैं तो बातें होने का मुख्य कारण क्या है, पहले उसका पता लगाएंगे, फिर उसको दूर करेंगे। उपचारात्मक कहलाएगा। छात्रों में अनुशासन की भावना को विकसित करना। अब छात्र एक तरह से अनुशासन में रह क्यों नहीं रहे, इसका मेन कारण क्या है? क्या उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा या अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा, क्या नहीं मिल पा रहा? इसको जानने के लिए, फिर उसको दूर करने के लिए अनुशासन की भावना प्रेरित करनी, स्वाध्याय की भावना से प्रेरित करना। अब छात्रों को हमें यह भी कहना है कि आप घर पर पढ़ो, तो वो घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, इसको जानेंगे, फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करेंगे जिससे वो स्वाध्याय से प्रेरित हो। छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना। अब एक छात्र, दो तरह के छात्र होते हैं, एक तो विचार अपने खुलकर प्रकट कर सकता है और एक अपने विचार खुलकर प्रकट नहीं कर सकता है। जो विचार अपने खुलकर प्रकट नहीं कर रहा है पहले तो उसको जानना है, फिर वो किस वजह से नहीं कर रहा है वो जानने के बाद फिर उसको दूर करना है, फिर उसे विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना है। छात्रों में झिझक और शर्मिंदगी को दूर करना। पहले बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो पहले पढ़ाने का न आने का मुख्य कारण उसको जानेंगे, फिर उनको दूर करेंगे। यह है नैदानिक और उपचारात्मक के उद्देश्य। नोट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, अपसारी चिंतन। अब आता है अपसारी चिंतन। देखो, यह वह चिंतन होता है जो प्रत्येक व्यक्ति या छात्र को अपने विचार खुलकर प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इस चिंतन में किसी प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं। यह चिंतन समस्या समाधान से संबंधित होता है। अब इसका जैसे देखेंगे, जैसे पहला लिखेंगे
अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता। दूसरा, कागज का क्या उपयोग है। तीसरा, मोबाइल का क्या उपयोग है। यानी अपसारी चिंतन बहुत चिंतन होता है जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर हों, यानी जिसमें एक छात्र को वो अपने विचार खुलकर प्रकट करने की मान्यता देता है। यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे परीक्षा, यानी जो ऐसे टाइप होते हैं, यानी जिनका प्रश्न पहले से जिनका उत्तर बना नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, जिसमें आप अपने विचार खुलकर प्रकट कर सकते हैं, वो कौन सा कहलाता है। अपसारी चिंतन कहलाता है। अब मैंने यहां पर लिखा है कि अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जीवन ही नहीं होता, लकड़ी नहीं मिलती, फल नहीं मिलते, हमारा कुछ फर्नीचर नहीं बन पाता। एक से अधिक जो आंसर होते हैं वो क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता। अब एक चीज और ध्यान पर देंगे, नोट डाल के, अगर हम यहां पर अपसारी चिंतन की बात करते हैं, अब अपसारी चिंतन जो होता है वो एक तो समस्या समाधान से संबंधित होता है, दूसरा सृजनात्मकता से, नेक्स्ट होता अमूर्त चिंतन से। यानी अगर उसने इधर अपसारी चिंतन की जगह सृजनात्मकता लिखा है, अपसारी चिंतन जो भी होगा वो समस्या समाधान से संबंधित होगा, सृजनात्मकता से संबंधित होगा और अमूर्त चिंतन होगा। अगर वो इसमें से एक शब्द इधर ले रहा है तो अपसारी इधर आ जाएगा। यानी ये चारों जो शब्द हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड करते हैं। समस्या समाधान होगा तो एक से अधिक समस्या का समाधान होगा, सृजनात्मक तो होगा एक से अधिक विचार होंगे, अमूर्त चिंतन होगा बिना देखे काल्पनिक दुनिया जो होगी। यानी ऐसा चिंतन, ऐसी थिंकिंग, ऐसे विचार जो आपके काल्पनिक दुनिया पर डिपेंड रहते हैं, जो एक से अधिक होते हैं, वो कौन सा कहलाता है, अपसारी। मैंने बताया कागज का क्या उपयोग है, एक आंसर तो नहीं, बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। मोबाइल का क्या उपयोग है, बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। ऐसे परीक्षा एक से अधिक आपको बोला जाए कि 2000 वर्ड में लिखने, 3000 में लिखने, 1500 में लिखने, ये जो सारे काम हो रहे हैं वो कौन सा कहलाता है, हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। आप इसको नोट कर लिया। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको यहां पर। अब मैंने यहां पर दो चीज और लिखी हैं, बंद अंत वाले प्रश्न और मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न को ही हम अपसारी चिंतन बोल सकते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नोट डाल के, यह चिंतन मुक्त अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आता। अगर आपसे यह पूछे कि मुक्त अंत वाला प्रश्न किस चिंतन से संबंधित है, यानी अपसारी चिंतन है। यहां पर एक और चीज लिख दे, इसको दूसरे नाम से जाना जाता मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त मीन्स होता फ्री, यानी आप इसमें खुलकर विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर वो अपसारी चिंतन नहीं दे रहा और मुक्त अंत वाले प्रश्न दे रहा है, तो अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता है, यानी एक से अधिक जो आंसर होते हैं उसको मुक्त अंत वाले प्रश्न या अपसारी चिंतन के नाम से जाना जाता है। कागज का क्या उपयोग है, वो कौन सा प्रश्न है, या तो अपसारी चिंतन या मुक्त अंत वाले प्रश्न। यानी जो कुछ भी मैंने आपको अपसारी चिंतन में लिखाया है वो किस प्रश्न के अंतर्गत आएगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत। यानी मुक्त अंत वाला प्रश्न और अपसारी चिंतन सेम होता है। नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता हमारा अभिसारी चिंतन। इसको मैं लिख दे रहा हूं बंद अंत वाले प्रश्न। देखो, यह वह चिंतन होता है जो एक छात्र को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देता है। इसमें विचारों की स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया जाता है। इस चिंतन में किसी प्रश्न का आंसर पहले से ही फिक्स होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ताजमहल कहां पर है? यानी अभिसारी या बंधंत वाला चिंतन या बंधंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका आंसर पहले से बंधा हुआ होता है, जिसमें हम अपने विचार प्रकट ही नहीं कर सकते, हम अपनी बात उसमें चला ही नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो इसमें पहले से ही आंसर फिक्स है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। जो हमें पहले से ही आंसर पता है, जो फिक्स है, उसमें हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा कहलाता हमारा? अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो उसकी एक ही डेट फिक्स है, ऐसा नहीं कि सबके आंसर अलग अलग आएंगे। अगर आपसे पूछे ताजमहल कहां पर है, तो उसका पहले से आंसर फिक्स है, आगरा में। यानी हम अपने विचार खुलकर प्रकट नहीं कर सकते, कौन सा कहलाता है? अभिसारी या ये। अब एक चीज और देखेंगे नोट डाल के, अभिसारी चिंतन छात्रों को रटने पर ज्यादा बल देता है। यानी अगर आपसे ये पूछिए कौन सा चिंतन छात्रों के रटने पर बल देता है,
तो आपको बताना अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न, यानी ऐसा चिंतन जो बिना सोचे समझे आपको रटना है, जिसमें आप अपने विचार खुलकर प्रकट ही नहीं कर सकते, कौन सा कहलाता है? अभिसारी या बंद वाला प्रश्न। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं ब्लूप्रिंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते। ब्लूप्रिंट देखो, ब्लूप्रिंट का नंबर। अब ब्लूप्रिंट होता क्या है, देखो समझना। जब एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को करते समय अपने शिक्षण की रूपरेखा, पाठ्य योजना, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु और शिक्षण प्रविधि को पहले से ही तैयार करता है, जिससे उसका शिक्षण सरल, रुचिकर, प्रभावशाली आदि हो सके। अब समझा। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, आपको इतना समझना है कि अगर मैं आपको पढ़ाने पहले आया हूं, तो पढ़ाने से पहले मैंने आपको जो जो मुझे पढ़ाना है पहले मैं उसको पढ़ के आया हूं। पहले चैप्टर पहले नंबर पर कौन सा पढ़ाना है, दूसरे नंबर पर क्या पढ़ाना है, तीसरे नंबर पर क्या पढ़ाना है। यानी अपने शिक्षण कार्य को करने से पहले जब एक अध्यापक अपने शिक्षण की पहले की रूपरेखा बना लेता है कि मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, इस वाले टॉपिक से संबंधित ये डायग्राम बनाना है, और ये वाले संबंधित ये बताना, और इस वाले में ये परिभाषा लिखवानी है। अगर मैं इसको एक लाइन में पढ़ना चाहूं नोट डाल के, ब्लूप्रिंट शिक्षण कार्य से पहले की यानी ब्लूप्रिंट क्या होता है कि वो शिक्षण कार्य से पहले की योजना होती है। यानी जब एक अध्यापक किसी भी शिक्षण कार्य को करना होता है और वो करना चाहता है तो उससे पहले एक योजना बनानी होगी। और दूसरा यहां पर ये पूछेगा, दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पर देखूं, ब्लूप्रिंट का निर्माण करते समय छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा न हो कि
हम पढ़ाने आए प्राथमिक स्तर का और अपनी रूपरेखा, अपना शिक्षण कार्य, अपना लेसन पर अपनी पाठ्य योजना बना के ले आए हायर सेकेंडरी उच्चतर की। यानी एक ब्लूप्रिंट का निर्माण करते समय पहले एक अध्यापक को छात्र के मानसिक स्तर और छात्र की क्लास को ध्यान में रखना है, वो किसका निर्माण करेगा, ब्लूप्रिंट। इतना ध्यान रखें कि जब भी ब्लूप्रिंट का निर्माण होगा तो कैसे होगा, शिक्षण कार्य से पहले हमारे जो भी योजना होती है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। अगर आपसे ये पूछे एक अध्यापक किसी भी क्लास में जाने से पहले किसका निर्माण करेगा, तो आपको बताना है ब्लूप्रिंट का निर्माण करेगा। अगर मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ तो घर से अपने नोट्स बना के लेके आ रहा हूँ और फिर आके उसको पढ़ा रहा हूँ, तो जो नोट्स थे मैंने पहले अपने घर बनाए थे, यानी मुझे ये क्या क्या पढ़ाना है, पहले नंबर पर कौन सा पढ़ाना है, फिर दूसरे पर कौन से टॉपिक पढ़ाना, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ये सब मैंने जो पहले से रूपरेखा बनाई थी वो हमारी क्या कहलाती है, ब्लूप्रिंट कहलाती है। ये था दोस्तों हिंदी के पेडागोजी की नेक्स्ट वीडियो। मैंने इस वाली वीडियो में आपको बताया नैदानिक परीक्षण किसे कहते हैं, उपचारात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं, बंधंत वाले प्रश्न किसे कहते हैं, मुक्त तत्व वाले प्रश्न और ब्लूप्रिंट का निर्माण। इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको देखो, एक तो यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। कभी कभी ऐसा कर लेता है कि ये जो मैंने चारों लिखाए हैं, जो कि मुक्त अंत वाले प्रश्न को हम अपसारी चिंतन कह सकते हैं और अभिसारी चिंतन को हम बंध अंत वाले प्रश्न कहते हैं, लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट लिखाई है ये तो 100% आती है। अब एक बात तो ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इतना वो बता रहा है कि एक अध्यापक शिक्षण कार्य करने से पहले अपनी क्लास में जाना चाहता है, तो उसे किसका निर्माण करना है, तो आपको बताना है ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है। देखो इसको मैं एक और बार और लिख दे रहा हूं, एक अध्यापक शिक्षण कार्य करने से पहले किसका निर्माण करेगा, ब्लूप्रिंट का। निर्माण करेगा। यानी इतना ध्यान रखना है कि जब आप टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो पढ़ाने से पहले जो हम पढ़कर जाते हैं कि हमें छात्र को पढ़ाना क्या है, छात्र किस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ये जो रूपरेखा बनाई जाती है उसको क्या नाम दिया गया है, ब्लूप्रिंट नाम दिया गया है। ये था दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समझ में आ गया? नैदानिक समस्या का पता लगाना, उपचारात्मक समस्या को दूर करना, अपसारी जिसके एक से अधिक आंसर हो, अभिसारी जिसका फिक्स आंसर हो, मुक्तंत वाला जिस विचार पर बल देता हो, बंधंत वाला पहले से फिक्स हो, ब्लूप्रिंट एक अध्यापक शिक्षण से पहले जो भी रूपरेखा बनाता है वो हमारी क्या कहलाती है, ब्लूप्रिंट कहलाती है। आप इसको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।